हेलो प्यारे साथियों, कैसे सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी जोन प्लेटफॉर्म पर। साइकोलॉजी की क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर प्रस्तुत हुए हैं आपके सामने। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेविड कॉल्ब की थ्योरी। हम पढ़ने वाले हैं डेविड कॉल्ब की थ्योरी, जो बताती है कि बच्चे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कैसे सीखते हैं। इनकी थ्योरी का अगर हम नाम कहें तो इसे अनुभवजन्य अधिगम के नाम से जाना जाता है इनकी थ्योरी को, या फिर हम इसे एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग सिस्टम भी कहेंगे। EBLS इसका शॉर्ट फॉर्म है। डेविड कॉल्ब इस थ्योरी के फाउंडर हैं और चेयरमैन रहे हैं इस संस्था के। इनकी ये थ्योरी एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, यानी इनकी इस थ्योरी को हम एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग सर्कल के नाम से भी इसको जानेंगे, जिसके अंतर्गत इन्होंने जो है 4 लर्निंग स्टाइल्स की बात करी है। 4 मतलब लर्निंग स्टाइल को हम इस थ्योरी के अंतर्गत पढ़ेंगे, यानी कि इसके 4 चरण हैं। इन 4 चरण के अंतर्गत ही ये 4 लर्निंग स्टाइल्स हैं जिन्होंने दी है। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ेंगे। यदि डेविड कॉल्ब की हम बात करें तो इन्होंने 1984 में अपना लर्निंग स्टाइल मॉडल प्रकाशित किया था। इन्होंने अनुभवों का परिवर्तन इस पर बहुत अधिक कार्य किया, कि मतलब अनुभव का परिवर्तन का मतलब यही होता है कि कैसे बच्चों के जो अनुभव होते हैं उसमें कैसे परिवर्तन आता रहता है। जैसे जैसे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे वो सीखते जाते हैं, जो भी उन्होंने सीखा है उसमें कैसे परिवर्तन आता जाता है। तो इस चीज़ पर भी इन्होंने बहुत अधिक जो है काम किया है। आपको याद रखना है डेविड कॉल्ब ने कौन सी थ्योरी दी है, अनुभवजन्य अधिगम। इनका सबसे ज़्यादा कार्य किस पर रहा है, अनुभव के परिवर्तन पर रहा है, या फिर इसे हम एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग सिस्टम या फिर इसे सर्कल के नाम से जानेंगे। अब ये डेफिनेशन देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है, कई बार पूछी जा चुकी है। तो लर्निंग इज़ द प्रोसेस वेयर बाय नॉलेज इज़ क्रिएटेड थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि सीखना प्रक्रिया के साथ अनुभव के रूपांतरण के माध्यम से ज्ञान का निर्माण होता है। यानी कि जब अनुभव में परिवर्तन आते हैं तो जो भी बच्चा सीखता है, सीखने की प्रक्रिया जब होती है तो अनुभव में परिवर्तन आते हैं, यानी कि रूपांतरण होते हैं, जिसके कारण ही ज्ञान का निर्माण होता है। जैसे जैसे अनुभव आते हैं उसमें परिवर्तन होते हैं और क्या होता जाता है, ज्ञान का निर्माण होता जाता है। इस डेफिनेशन को आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अब आते हैं हम कॉल्ब्स लर्निंग साइकिल पर, यानी कि मैंने आपको शुरुआत में बताया इन्होंने एक सर्कल दिया है के 4 चरण हैं, यानी कि आप देखेंगे 1 2 3 4, ये इसके 4 चरण हैं और इसके अंतर्गत ये जो दिए दिए हुए हैं ये इसके 4 लर्निंग स्टाइल्स हैं। यानी कि हम 4 चरण के अंतर्गत 4 लर्निंग स्टाइल को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यानी कि ये जो सर्कल है इसके अंतर्गत सबसे पहला चरण क्या है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस विथ फीलिंग। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस में क्या है, फीलिंग आती है। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन विथ वॉचिंग, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन थिंकिंग, और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन जो डूइंग के साथ होता है। ये ध्यान में रखेंगे आप। अब जैसे कि कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस क्या है, यानी कि मूर्त अनुभव। मूर्त अनुभव यानी कि फीलिंग के साथ, यानी कि टच के साथ। कैसे होता है, स्पर्श के साथ होता है। किसी भी चीज़ को जो बालक होता है किसी भी चीज़ को कैसे सीख रहा है, स्पर्श के साथ, यानी उसको छू कर, ठोस अनुभव लेकर। इसे हम ठोस अनुभव कहेंगे या फिर इसे हम मूर्त अनुभव कहेंगे। ऐसे बालक सीख रहा है फीलिंग के साथ। दूसरा हमारा रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ये क्या है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन यानी कि जो है इसमें क्या कर रहा है बालक, वॉच कर रहा है, किसी चीज़ को देख कर सीख रहा है, यानी कि चिंतनात्मक अवलोकन, चिंतन करके चीज़ों को सीख रहा है, चिंतनात्मक अवलोकन अवलोकन कर रहा है। तीसरा हमारा अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, यानी कि अमूर्त अवधारणाएं बना पा रहा है थिंकिंग के साथ, यानी कि यहाँ पर उसका लेवल और बढ़ रहा है। वो जो है
कोई चीज़, किसी चीज़ की इमेज अपने माइंड में रख कर उसके बारे में सोच पा रहा है। अगला हमारा है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि उसने किसी चीज़ को फ़ील किया, उसको देखा, उस पर थिंकिंग किया। अब क्या कर रहा है यहाँ पर वो, जो है डूइंग, यानी कि करके देख रहा है। चीज़ों को जो भी उसने किया यहाँ पर वो अप्लाई कर पा रहा है। अप्लाई कर पा रहे हैं अपने आने वाले समय में, जो भी उसने सीखा उन पुरानी चीज़ों को आज के टाइम पर वो अप्लाई कर पा रहा है। अभी इसी के अंतर्गत हम 4 लर्निंग स्टाइल देखेंगे। यानी कि सबसे पहला है डाइवर्जन थिंकिंग। यानी कि डाइवर्जन क्या होता है? अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन ये क्या होता है? जो फ़ील और वॉच के साथ आता है, आपको ध्यान में रखना है। अपसारी चिंतन इसके अंतर्गत फ़ील और वॉच, यानी कि डाइवर्जन थिंकिंग इसके अंदर क्या है? फ़ील एंड वॉच, आपको याद रखना है। अपसारी चिंतन क्या होता है? यानी कि जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है, एक समस्या होती है, मान लीजिए आपके पास कोई एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप 10 तरीके से सोच पा रहे हैं सॉल्व करने के लिए, तो वो क्या होता है? अपसारी चिंतन। यानी कि समस्या एक, समाधान बहुत सारे आप सोच पा रहे हैं, वो हमारा अपसारी चिंतन होता है। क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में इस तरीके से भी पूछा जाता है कि कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन के बीच में कौन सी लर्निंग स्टाइल आती है, तो आपको याद रखना है डाइवर्जन लर्निंग स्टाइल है, जिसके अंतर्गत फील एंड वॉच, यानी कि महसूस करना किसी चीज़ को, महसूस के साथ उसको वॉच करना, ये इसके अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस अगर एग्जामिनर को थोड़ा टफ बनाना है तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन के बीच में कौन सी लर्निंग स्टाइल आती है, तो आपको बतानी है कि डाइवर्जन थिंकिंग आती है। दूसरा है एसिमुलेटिंग थिंक एंड वॉच। ये किसके किसके ये जो लर्निंग स्टाइल है किसके बीच में आती है? तो ये आती है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन और अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन के बीच में आती है। आपको ये ध्यान में रखना है। अब एसिमुलेशन क्या होता है? यानी कि आपने अभी पढ़ा था, आपने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी, उसके अंतर्गत भी हमने एसिमुलेशन और अकोमोडेशन ये दोनों चीज़ें जानी थी। तो एसिमुलेशन क्या होता है? यानी कि जो चीज़ें बच्चा देख रहा है उसको ज्यों का त्यों अपने स्कीमा में ऐड करता हुआ जा रहा है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। एसिमुलेशन का मतलब होता है बिना परिवर्तन किए जो भी बालक सीख रहा है उसको अपनी स्कीमा में ऐड करता हुआ, मतलब उसको वैसे के वैसे ही ग्रहण करता हुआ जा रहा है, यानी कि आत्मसात करता हुआ जा रहा है। एसिमुलेशन मतलब आत्मसात करना, वैसे ज्यों का त्यों आत्मसात करना। एग्जाम्पल, जैसे कि बच्चे ने काली बिल्ली देखी, तो अगर वो बकरी भी देखता है उसी तरीके की, तो वो बकरी को भी बिल्ली समझकर ज्यों का त्यों उसको आत्मसात कर लेगा, कि यानी कि वो 4 पैरों की जो काली बिल्ली थी उसी प्रकार की 4 पैरों की वो काली बकरी थी, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों एक ही है। इस तरीके से वो आत्मसात कर रहा है। तीसरा हमारा है कन्वर्जिंग थिंकिंग। अभी आपने, अब इसका मतलब क्या होता है? कन्वर्जन थिंकिंग, थिंक एंड डू, इसके अंतर्गत आता है थिंक एंड डू। और ये लर्निंग स्टाइल किन दो चरण के मध्य आती है? तो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन इसके अंतर्गत आती है। आपको ध्यान रखना है, मैं बार बार इसीलिए आपको बातें रिपीट करती हूँ, जिससे कि आपको याद हो जाए, आपकी समझ बढ़े और आप चीज़ों को याद कर पाएँ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या था? डाइवर्जन थिंकिंग में क्या था? एक समस्या बहुत सारे समाधान। लेकिन कन्वर्जन थिंकिंग में क्या होता है? यानी कि अभिसारी चिंतन में क्या होता है कि एक कोई समस्या है, उसके हैं तो बहुत सारे अ, समाधान, परंतु आप किसी एक स्पेशल को चूज़ करें। उस पे किसी जैसे कि आप ऑब्जेक्टिव पेपर देते हैं, अभी मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव पेपर ही होता है, तो उसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है और 4 आंसर उसके दिए हुए होते हैं। आपको कौन-सा चूज़ करना है, जो करेक्ट है, जो सही है, या फिर जो सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर क्या होता है, उसी तरीके से होता है कि समस्या एक है परंतु सबसे बेस्ट वाला चुनना ऑप्शन को। तो यहाँ पर क्या होता है, सोच को सीमित करता है, और यहाँ पर क्या होता है, सोच को विस्तार देता है, यहाँ पर विस्तार देता है। तो आई होप कि आपको डाइवर्जन थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन में भी जो है फ़र्क पता चल गया होगा।
कि यहाँ पर सोच सीमित करता है, किसी एक बेस्ट को चुनना, यहाँ पर क्या होता है हमें 10 तरीके से किसी समस्या पर सोच पाएँ। अब हमारा चौथा लर्निंग स्टाइल क्या है? अकोमोडेटिंग, यानी कि जो है ये फ़ील और डू के साथ आती है। यहाँ पर क्या हो रहा था, हम ज्यों कहते हैं उसे ग्रहण कर रहे थे, ज्यों कहते हैं उसे आत्मसात कर रहे थे, पर यहाँ पर क्या होता है एकोमोडेशन में आप परिवर्तन करते हैं, अपने स्कीमा में परिवर्तन लाते हैं। आपने बिल्ली देखी, कुत्ता देखा और आपने बकरी देखी, तो आप उसमें भेद कर पा रहे हैं। आप जान पा रहे हैं कि ये बिल्ली है, ये कुत्ता है या फिर ये बकरी है। तो इस तरीके से क्या होता है एकोमोडेटिंग, यहाँ पर बच्चा फ़ील और डू यानी कि किसी चीज़ को फ़ील भी करता है प्लस उसको साथ के साथ अप्लाई भी करता है। यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन आती है। तो आपको ये चक्र समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। हमारा ये चक्र जो कॉल्ब का लर्निंग स्टाइल सर्कल है, इसके अंतर्गत हमारे 4 चरण हैं। सबसे पहले हमारा CE है, इसको हम कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस कहेंगे। दूसरा हमारा रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है कि यानी RO है। तीसरा हमारा है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन यानी कि AC है। और चौथा हमारा एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि AE है, जिसके अंतर्गत हमने 4 लर्निंग स्टाइल को देखा। सबसे पहले डाइवर्जन थिंकिंग है, एसिमिलेटिंग है, कन्वर्जन थिंकिंग है और एकोमोडेशन है। इसके अंदर फील और वॉच आता है, यानी कि फील के साथ चीज़ों को समझना, देखना। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, बालक क्या करता है, उस पर सोचता है, यानी कि ऑब्जर्व करता है, साथ ही साथ उस पर सोचता भी है। तीसरा हमारा है कन्वर्जन थिंकिंग, जो थिंक एंड डू यानी उसने जो भी सोचा है उसको करके देखने की कोशिश करता है। और चौथा हमारा है फील एंड डू, इसमें क्या करता है, महसूस करने के बाद उसको करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और ये सारी चीज़ें आपको ये सर्कल में जो भी दे रखा है ये आपको ध्यान में भी रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। इसलिए आप इस सर्कल को किसी पेज पर बना लीजिए और रोज़ इसको देखिए 1 बार 2 बार, आपको डेफ़िनेटली चीज़ें याद हो जाएँगी और आपको समझ में भी आएँगी। क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। किसी भी स्टेटमेंट के तौर पर पूछ लिया जाए तो आपको आना चाहिए कि अगर एकोमोडेटिंग में बालक, इस लर्निंग स्टाइल में बालक है तो किस तरीके से सीख पा रहा है, चीज़ों में भेद कर पा रहा है, फील और डू के साथ सीख पा रहा है। डाइवर्जन थिंकिंग में वो क्या कर पा रहा है, चीज़ों को 10 तरीके से सोच पा रहा है। एसिमिलेट कैसे कर रहा है, ज्यों का त्यों उसे एसिमिलेट कर रहा है। इस तरीके से क्या कर रहा है, बालक अपने अनुभव के माध्यम से ही सीख पा रहा है। अभी जो भी हमने पीछे पढ़ा, उस चक्र को जो भी हमने पढ़ा उसको एक बार और देख लेते हैं अच्छे से। कॉल्ब का अनुभवात्मक अधिगम एक 4 चरणीय मॉडल है जो दर्शाता है कि लोग अनुभव के माध्यम से कैसे सीखते हैं। जिसमें सबसे पहले हमने देखा था ठोस अनुभव, दूसरा हमने देखा था चिंतनशील अवलोकन। अब ठोस अनुभव, किसी अनुभव को करना यानी कि प्राप्त करना, किसी अनुभव को क्या करना, करना। दूसरा हमारा था चिंतनशील अवलोकन यानी कि रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। पहला हमारा क्या था, मूर्त अनुभव, मूर्त अनुभव इसे हम कहेंगे या ठोस अनुभव। दूसरा हमारा चिंतनशील अवलोकन, अनुभव की समीक्षा करना, जो भी हमने सीखा देखा उसमें क्या कर रहे हैं, अनुभव की समीक्षा कर रहे हैं। तीसरा हमारा अमूर्त अवधारणा यानी कि अनुभव से निष्कर्ष निकालना, सीखना। और चौथा हमारा सक्रिय प्रयोग, जो कुछ सीखा है उसकी योजना बनाना, आजमाना, शामिल करना। हमने यहाँ पर जो भी देखा उसको हमने यहाँ पर पढ़ा फिर से। ये आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब सबसे पहले हमने देखेंगे कि मूर्त अनुभव क्या है, यानी कि कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। जैसे कि अब हम बच्चे के को सेंटर में रख के उस पर हम बात कर रहे हैं। शिक्षार्थी को एक मूर्त अनुभव प्राप्त होता है या एक नया अनुभव या स्थिति हो सकती है, यानी कि कोई एक नया अनुभव हो सकता है, कोई एक नई स्थिति हो सकती है या नए विचारों के प्रकाश में मौजूदा अनुभव की पूर्ण व्याख्या हो सकती है। दूसरा हमारा है नए अनुभव का चिंतनशील अवलोकन, यानी कि रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ द न्यू एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर जैसे कि शिक्षार्थी अपने पूर्व ज्ञान के आलोक में नए अनुभव पर चिंतन करता है, यानी कि जो भी पूर्व ज्ञान यानी कि जो भी उसने पहले सीखा
यानी कि उसने कुछ ठोस अनुभव लिए, यानी उसने पहले सीखा, उसके आधार पर वो नए अनुभवों पर चिंतन करता है। जो भी वो सोच रहा है, उस पुराने के आधार पर वो नए अनुभवों पर चिंतन कर पा रहा है। अनुभव और समझ के बीच किसी भी प्रकार की विसंगति विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। अब जैसे कि तीसरा हमारा था अमूर्त अवधारणा निर्माण करना, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन। चिंतन के एक नए विचार उत्पन्न होते हैं, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर, एक नए 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 विचार उत्पन्न हो रहे हैं या किसी मौजूदा अमूर्त अवधारणा में संशोधन होता है। व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है। चौथा था हमारा सक्रिय प्रयोग, यानी कि हम फोर्थ में क्या कर रहे थे, डूइंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे, डूइंग कर रहे थे। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि करके सीख रहे थे। आपने जो है जॉन डीवी की वो प्रयोजनवाद पढ़ा होगा अगर, तो वहाँ पर भी उन्होंने बच्चों को क्या कहा है कि बच्चे करके सीखते हैं, यानी किसी भी कार्य को वो करके ही सीखते हैं और वैसे ही उनको सिखाना भी चाहिए। वहाँ यहाँ पर भी वैसे ही अपने चौथे चरण में ऐसी ही बात करते हैं कि बालक क्या कर रहा है, नवनिर्मित या फिर संशोधित अवधारणा प्रयोगों के को जन्म देती हैं। शिक्षार्थी अपने विचारों को अपने आसपास की दुनिया पर लागू करके देखते हैं कि क्या होता है, मतलब जो भी उन्होंने सीखा है उसको करके देखते हैं, तो वहाँ पर उनको एक नए एक्सपीरियंस जो है मिलते हैं। अभी लास्ट हम पैराग्राफ देखें तो प्रभावी अधिगम तब देखा जाता है जब कोई व्यक्ति 4 चरणों के चक्र से गुजरता है। पहला है एक ठोस अनुभव प्राप्त करना, जिसके बाद उस अनुभव का अवलोकन और चिंतन होता है, यानी कि एक ठोस अनुभव प्राप्त करता है, उसके बाद क्या होता है, उस अनुभव का अवलोकन और चिंतन होता है। जो भी अनुभव आपने लिया फिर उसको आप क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उस पर जो है सोच विचार करते हैं। जो अमूर्त अवधारणाओं यानी कि विश्लेषण और सामान्यीकरण यानी कि निष्कर्ष के निर्माण की ओर ले जाए, यानी कि जो भी आपने देखा, जो भी ठोस अनुभव लिया, उस पर क्या किया, एक नज़र डाली, उस पर चिंतन किया। उसके बाद जब आपने चिंतन किया तो उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उन्हीं अमूर्त अवधारणाओं यानी कि उसका विश्लेषण कर रहे हैं, सामान्यीकरण कर रहे हैं और कुछ निष्कर्ष निकाल रहे हैं। फिर जो क्या करता है, भविष्य की स्थितियों में एक परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप नए अनुभव होते हैं। क्या होता है फिर लास्ट में, बालक जो भी उसने सीखा अपने इन 3 स्टेप में, वो लास्ट में क्या कर रहा है, उसको अप्लाई करके देख रहा है, अपने आगामी जीवन में उनको अप्लाई कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। आज की हमारी थ्योरी इतनी ही थी। हमने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो डेविड कॉल्ब का ये सर्कल ही है, जिन्होंने ये लर्निंग पर ये सर्कल दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत 4 चरण हैं। इन 4 चरण के अंतर्गत ही 4 लर्निंग स्टाइल्स हैं जो इन्होंने दी है। आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बता दिया है कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और जो भी इस सर्कल में दे रखा है, सारी चीज़ें आपको जो है ग्रहण कर लेनी है, आत्मसात कर लेनी है, समझ लेनी है, ताकि क्वेश्चंस कुछ भी पूछे, किसी भी तरीके से पूछे, आपको समझ में आए और उसका आंसर आप दे पाएँ। तो आज की हमारी थ्योरी इतनी ही रही। हम फिर आपसे मिलेंगे साइकोलॉजी की एक नई क्लास के साथ, यानी कि एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, समझ में आई हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि कोई भी नया वीडियो मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और उस वीडियो का आप फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए इतनी ही। थैंक यू।